हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। सो जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्रीवियस वीडियोस में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। उसके बाद हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई oogenesis की, जिसमें हमने ये जाना कि एग की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, मतलब कि इसमें हम जानेंगे कि कैसे मेल गैमेट जो कि स्पर्म है और फीमेल गैमेट जो कि एग है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। यानी कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट है हमारा, यानी कि जो कि स्पर्म है, और जो हमारा फीमेल गैमेट है यानी कि जो हमारा एग है, ये दोनों आपस में मिलके एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन में कई सारे इवेंट होते हैं जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर जब आप देखोगे, जैसे कि नीट एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे, तो वहां पे इन बाहर की चीजों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो उन सब चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेशन की, कि कैपेसिटेशन होता क्या है। अगर हम बात करें कैपेसिटेशन की, इट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ स्पर्म। यहां पे आपको ये बताया जा रहा है कि कैपेसिटेशन में क्या होता है। मान लीजिए ये एक स्पर्म है, ठीक है, ये एक स्पर्म है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने स्पर्म की स्ट्रक्चर में बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरे स्पर्म को कवर करके रखती है, जैसे कि लिफाफा एक चिट्ठी को कवर करके रखता है। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, मान लीजिए कोई ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे अटैच है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे अटैच है। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, इस ग्लाइकोप्रोटीन का रीअरेंजमेंट होता है और इसको यहां से मूव कर दिया जाता है स्पर्म के हेड की तरफ, यानी उसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोप्रोटीन या फिर प्रोटीन्स के रीअरेंजमेंट का, इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब बहुत बच्चों को अगर नहीं पता कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन समझ लो कि जैसे ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, इसमें एक ग्लूकोज लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड की सिंपल चेन। तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन में फर्क समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कैपेसिटेशन में, एक तो रीअरेंजमेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन का, दूसरा एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। यहाँ पे होता क्या है कि जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर कैल्शियम आयन मूव कराए जाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से रैपिडली स्विम कर सके, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सके। अब हम फर्टिलाइजेशन में होने वाले सेकंड इवेंट पे आ जाते हैं, जो कि है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म अटैच टू सरफेस ऑफ एग, यानी कि कई सारे स्पर्म जो हैं एग की सरफेस पे अटैच होते हैं। और ये जो प्रोसेस है एग का स्पर्म की सरफेस पे अटैच होने का, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। अब जब एग्लूटिनेशन होता है, यानी कि स्पर्म एग की सरफेस पे अटैच होते हैं, तो जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कुछ एंजाइम रिलीज करता है। और उन्हीं ग्रुप ऑफ एंजाइम को हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिन एंजाइम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिन एंजाइम, या फिर हम इसको स्पर्म लाइसिन एंजाइम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिन एंजाइम या फिर स्पर्म लाइसिन एंजाइम क्या है, ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो कि एक्रोसोम रिलीज करता है। अब एक्रोसोमल रिएक्शन होती कैसे है इसको समझ लेते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको दोबारा से जो फीमेल एग है उसकी स्ट्रक्चर समझा देता हूं कि ये हमारा एग है, ठीक है। इसके ब्लू कलर से ये जो मैंने दिखा रखी है, ये कोरोना रेडिएटा है जो कि हमारी सेकेंडरी लेयर होती है,
और जो ग्रीन कलर से दिखा रखी है मैंने, ये हमारी ज़ोना पेलोशूडा है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कलर के जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड होता है। क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड होता है। और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर के आपको, बैगनी कलर के आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है जो कि एग्लूटिनेशन प्रोसेस में मदद करता है। सो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं किस पे? स्पर्म पे। देखिए, स्पर्म का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम एक्रोजोम बोलते हैं। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्रोजोम बोलते हैं, जो कि एंजाइम कंटेन करके रखता है। और इसके ऊपर ये जो मैंने बनाए हैं, इनको हम नाम दे सकते हैं प्रोटीन्स का, क्योंकि मैंने बताया कैपेसिटेशन में क्या होता है, प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है या उनका रीअरेंजमेंट होता है हेड की तरफ। तो जितने भी हमारे पास प्रोटीन थे, वो सारे इसके स्पर्म के हेड पे आ गए। इनमें से एक प्रोटीन होता है एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन। क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, जो कि क्या करता है? मदद करता है फर्टिलाइजेशन में। अभी होता क्या है कि ये एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के साथ मिलके एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करता है। एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के साथ मिलके एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करता है। अब हम बात करते हैं एक्रोजोम की, कि एक्रोजोम जो एंजाइम रिलीज करते हैं वो क्या काम करते हैं। अगर मैं बताऊं, जैसे एक्रोजोम के जो एंजाइम, ग्रुप ऑफ एंजाइम है, उसको मैंने बोला स्पर्म लाइसिन। ठीक है, अब इसमें कई सारे एंजाइम हैं। सबसे पहले हाइल्यूरोनिडेज की बात करें तो ये क्या करता है? हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, यानी कि ये जो हाइल्यूरोनिक एसिड है, इसको खत्म करने का काम करता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। इसके बाद सेकंड एंजाइम आते हैं हमारे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो क्या करते हैं? कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री हो सके इस एग में। इसके बाद जोना लाइसिन एंजाइम आता है, जो कि क्या करता है? जोना पेलोशूडा को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये सारे एंजाइम के आपको काम याद होने चाहिए, जैसे कि हाइल्यूरोनिडेज हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेंगे, एंड जोना लाइसिन एंजाइम आपकी जोना पेलोशूडा को डाइजेस्ट करने में मदद करेंगे। अब मैंने बताया एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन का काम क्या होता है, कि ये फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के साथ मिलके एग्लूटिनेशन, यानी कि स्पर्म की अटैचमेंट जो होती है एग के सरफेस पे, उसमें मदद करता है। और ये जो एग्लूटिनेशन का प्रोसेस होता है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डॉग का स्पर्म किसी फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर दे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिन है, यहाँ पे फर्टिलाइजिन है, तब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं पेरीवेटिलाइन स्पेस। ये होता क्या है? जोना पेलोशूडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बिटवीन जो स्पेस होता है, उसी को हम बोलते हैं पेरीवेटिलाइन स्पेस। तो व्हाट इज पेरीवेटिलाइन स्पेस? स्पेस बिटवीन जोना पेलोशूडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, या फिर एग, या फिर oocyte, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उनके बीच में जो स्पेस होता है, उसी को हम बोलते हैं पेरीवेटिलाइन स्पेस। अब आपने अभी तक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दो इवेंट पढ़ लिए। एक आपने पढ़ा कैपेसिटेशन, जिसमें क्या होगा? मॉडिफिकेशन होगी स्पर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन की रीअरेंजमेंट होगी। सेकंड आपने क्या प्रोसेस पढ़ा? सेकंड आपने पढ़ा एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होगा? जो एक्रोजोम के अंदर प्रेजेंट एंजाइम होंगे वो रिलीज होंगे, ताकि एग्लूटिनेशन का प्रोसेस हो सके। तीसरा जो इवेंट आता है, वो आता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। तीसरा क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। अब ये होता क्या है और ये कैसे फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, इसको समझते हैं। कॉन्टैक्ट ऑफ एक्रोजोम स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ आउटग्रोथ बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कोन, या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन टू रिसीव द इनकमिंग स्पर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे ही मान लो ये फीमेल एग है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जैसे ही स्पर्म का जो एक्रोजोम है
स्पर्म का जो एक्रोसोम है इनके कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आते ही क्या होता है कि ये जो oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटग्रोथ करने लगती है, यानी कि जैसे ये इस तरीके से डेवलपमेंट करने लगती है। ये देखो ये आउटग्रोथ हो गई, इतना हिस्सा बाहर निकल रहा है ना। तो यही चीज यहां पे कही गई है कि जैसे ही जो स्पर्म है उसका एक्रोसोम कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है, बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देती है, और ये जो स्ट्रक्चर बनाती है इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन। क्यों? क्योंकि ये इनकमिंग स्पर्म को रिसीव करेगी। तो आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो गई हो। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन कॉज ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स। अब होता क्या है, जैसे आपको पता है कि जो भी मेम्ब्रेन होती है उस पर कई तरीके के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ठीक है, और कई तरीके के पंप भी मौजूद होते हैं जो कि डिफ्यूजन करने में या फैसिलिटी डिफ्यूजन करने में मदद करते हैं। तो होता क्या है कि एक चैनल होता है सोडियम चैनल, तो फर्टिलाइजेशन कोन बनने की वजह से जो सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। अब सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से होता क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कोज जोना रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो जो सोडियम चैनल है वो अंदर आना स्टार्ट करते हैं। अंदर आना स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो पोलराइज मेम्ब्रेन है, देखो जब हमारी मेम्ब्रेन नॉर्मल स्टेज में होती है तो उसको बोलते हैं पोलराइज। तो जब सोडियम चैनल अंदर मूव करते हैं तो ये जो पोलराइज मेम्ब्रेन होती है ये डीपोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है? डीपोलराइज हो जाती है। और डीपोलराइज होने की वजह से ये एक और रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं जोना रिएक्शन। तो आई होप ये इतना आपको क्लियर हो गया कि फॉर्मेशन कोन बनने की वजह से, फर्टिलाइजेशन कोन बनने की वजह से या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन बनने की वजह से सोडियम चैनल ओपन होगा। सोडियम चैनल ओपन होगा तो कई सारे सोडियम चैनल अंदर की तरफ मूव करेंगे और उसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा जिसकी वजह से जोना रिएक्शन कोज होगी। अब जोना रिएक्शन करेगी क्या? जोना रिएक्शन करती क्या है? फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। इसका मतलब क्या है? यहां पे मैं एम लिखना भूल गया, पॉलीस्पर्मी होगा। अब पॉलीस्पर्मी का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पॉलीस्पर्मी का मतलब है कि एक से ज्यादा स्पर्म का होना, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म। यानी कि ये जो जोना रिएक्शन है ये क्या करता है, ये जो पॉलीस्पर्मी है यानी एक से ज्यादा स्पर्म की जो एंट्री है उसको ब्लॉक करने का काम करता है। और ये जो जोना रिएक्शन होती है ये फास्ट नोट पे होती है यानी बहुत तेजी से होती है, इसीलिए जोना रिएक्शन के लिए लिखा जाता है कि ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी को इनिशिएट करती है। और ये होती किस वजह से है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डीपोलराइजेशन की वजह से। सो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमेशा एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, कई सारे स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि एक स्पर्म जो सबसे पहले अटैच हो जाएगा फीमेल एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो क्या कर देगा? रिसेप्शन ऑफ कोन बना देगा या कोन ऑफ रिसेप्शन बना देगा। कोन ऑफ रिसेप्शन बनने की वजह से सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा। सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपोलराइज होने की वजह से जोना रिएक्शन इनिशिएट होगी जो कि क्या होगा? पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देगा यानी बाकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। अब ये जो जोना रिएक्शन थी ये मैंने आपको बताया फास्ट यानी तेजी से होती है, वही जोना रिएक्शन आगे कॉज करती है कॉर्टिकल रिएक्शन। ये जो जोना रिएक्शन है जो कि फास्ट ब्लॉकेज करती है पॉलीस्पर्मी की, यही इनिशिएट करती है एक और रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है? स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी यानी कि ये धीरे धीरे ब्लॉकेज को करती है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखो आप मान लो कोई गलती करते हो या कोई शैतानी करते हो या आपके पेपर में मार्क्स कम आते हैं, तो आपकी जो माता जी हैं वो आपको उस टाइम पे गुस्से में बहुत डांटती हैं, बहुत मारती हैं, ठीक है। मारती तो वैसे बहुत कम है माता जी किसी की भी, लेकिन मान लो वो आप पे बहुत गुस्सा हुई, आपको बहुत नाराज हुई, वो आपको मारती हैं। उसके कुछ समय बाद देखो वो आपको प्यार से समझाती हैं कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ये चीज आके ये नुकसान करेगी, वो नुकसान करेगी। तो यही चीज क्या है, जो
आपकी माताजी ने आपको स्टार्टिंग में बहुत मारा, बहुत लथेर लथेर के मारा, डंडे से मारा, झाड़ू से मारा, पोछे से मारा, वाइपर से मारा, सबसे मारा, तो वो जो उनका रिस्पॉन्स था उसको हमने बोला जोना रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो फास्ट ब्लॉकेज था, वो एकदम से होने वाला प्रोसेस था। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है कि अब वो आपको शांत जब आप हो गए, जब उनका गुस्सा शांत हो गया, तो वो आपको धीरे धीरे समझा रही है कि बेटा ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब गलत बात है, पढ़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। तो ये क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। तो जोनल रिएक्शन फास्ट तेजी में होगी, कॉर्टिकल रिएक्शन धीरे धीरे होगी। काम दोनों का एक ही है, पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना। जैसे आपकी माताजी का काम एक ही है, आपको सही रास्ते पे ले जाना, फिर उसके लिए चाहे उन्हें झाड़ू उठाना पड़े, चाहे उन्हें बेलन उठाना पड़े, वो सब करेंगे। अब हम आगे मूव करते हैं और फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे प्रोसेस खत्म हो जाता है कि जो एंट्री है स्पर्म की वो हो गई। ओनली मेल न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल रिमेन्स इन स्पर्म, अदर थिंग डीजेनरेट। अब अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो जो मेल स्पर्म होता है उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस बचता है और एक सेंट्रियोल बचता है। बाकी जितनी भी चीजें उस स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या बाकी जो भी चीजें हैं, वो सब चीजें डीजेनरेट कर जाती हैं, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या होता है? जो मेल न्यूक्लियाई है या और जो फीमेल न्यूक्लियाई है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस, और उसके अंदर प्रेजेंट जो भी क्रोमोसोम है, ठीक है, उनका आपस में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? एम्फीमिक्सिंग। इट इज अ मिक्सिंग ऑफ न्यूक्लियाई एंड क्रोमोसोम ऑफ ओवम एंड स्पर्म न्यूक्लियाई। मतलब जो ओवम का न्यूक्लियाई है और जो स्पर्म का न्यूक्लियाई है, उनके क्रोमोसोम का आपस में मिक्स हो जाना एम्फीमिक्सिस कहलाता है। सो अब हम आते हैं क्लीवेज पे। क्लीवेज आने से पहले मैं आपको फर्टिलाइजेशन में बता दूं, आपने कई सारे इवेंट पढ़े, लेकिन जो मेन चीज थी वो ये थी कि ये आपका हैप्लॉइड स्पर्म था, ये आपका हैप्लॉइड स्पर्म था, और ये आपका हैप्लॉइड फीमेल गैमेट था जिसको हमने एग कहा। अब मैंने कहा कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए और इन्होंने एक क्या बना दिया? डिप्लॉइड जाइगोट बना दिया। और इन दोनों के फ्यूजन होने में जो प्रोसेस थे वो मैंने आपको बताए। कैपेसिटेशन आपको बताया, मैंने आपको एक्रोसोमल रिएक्शन बताई, और फिर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन बताया, जिससे फिर आगे हमने कॉर्टिकल रिएक्शन और जोना रिएक्शन पढ़ी। तो अब आपका जाइगोट बन चुका है क्योंकि आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब हम आते हैं क्लीवेज पे। क्लीवेज में होता क्या है कि ये जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, इसकी बहुत तेजी से डिवीजन होती है। बहुत तेजी से डिवीजन होने का मतलब क्या है? ये बहुत तेजी से डिवाइड होने लगता है, ठीक है, और बहुत तेजी से डिवाइड होकर ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम मोरूला कहते हैं। तो क्लीवेज को हम पढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट इज अ रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन ऑफ जाइगोट विच कन्वर्ट सिंगल सेल जाइगोट इनटू मल्टी सेलुलर मोरूला। यहां पे कहा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, यानी बहुत तेजी से जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है जाइगोट की, उसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। टोटल साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू अब्सेंट ऑफ बोथ ग्रोथ फेज, G1 फेज एंड G2 फेज। अब अगर आपने देखो, आपको क्लास 11th याद है, जब आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एक जो नॉर्मल सेल साइकिल होती है उसमें पहले तो यहाँ पे G1 फेज आता है, G1 फेज के बाद S फेज आता है जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद G2 फेज आता है, और उसके बाद M फेज आता है जिसमें डिवीजन होती है। बट यहां पे जो क्लीवेज होती है इसमें होता क्या है कि G1 और G2 ये दोनों फेज अब्सेंट होते हैं। सिर्फ होता क्या है कि सेल ने डिवीजन करी, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, यानी डीएनए का नंबर डबल हुआ, फिर से डिवीजन हो गई, यानी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती सेल की। और सेल की ग्रोथ ना होने की वजह से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है। इस पूरे क्लीवेज के प्रोसेस में एम्ब्रियो का जो साइज होता है वो कांस्टेंट रहता है पूरे प्रोसेस में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रोथ फेज है वो एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज, यानी कि न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो इंक्रीज करता है। अब क्यों इंक्रीज करता है? अगर आपने मैथ पढ़ी है तो आप बता दोगे, नहीं तो मैं बता देता हूं। मान लो ये आपका जाइगोट था। अब देखो जाइगोट मैंने सब एक ही साइज के बनाए हैं, ठीक है,
सिर्फ इनमें है क्या, अंदर सेल डिवीजन चल रहा है। यहाँ पे 1 से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, फिर 8, फिर 16, ऐसे स्टेज बनी। अब यहाँ पे आप देखो कि डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से न्यूक्लियस 2 हो गए, लेकिन साइटोप्लाज्म देखो अभी भी इतना साइटोप्लाज्म था, जब 1 सेल थी तो भी इतना साइटोप्लाज्म था, 2 सेल हो गई तो भी इतना साइटोप्लाज्म है, 4 सेल हो गई तो भी इतना साइटोप्लाज्म है, 8 सेल हो गई तो भी इतना साइटोप्लाज्म है, 16 सेल हो गई तो भी इतना साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म आपका कांस्टेंट है, साइटोप्लाज्म आपका कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो जो न्यूक्लियस का नंबर है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 थी, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 16 है, तो न्यूक्लियस का नंबर बढ़ रहा है। अब आपने अगर थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी है बचपन में, 6th में, 8th में, तो आपको इतना तो आइडिया होगा ही कि जब न्यूमरेटर की चीज इंक्रीज करती है, जब न्यूमरेटर की चीज इंक्रीज करती है तो रेशियो इंक्रीज करता है। न्यूमरेटर की चीज अगर इंक्रीज कर रही है तो रेशियो इंक्रीज कर रहा है, तो वही चीज यहां पे लिखी गई है कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज करता है। क्लीवेज एंड विद फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मॉरुला, यहां पे आपको बताया गया है कि जो क्लीवेज है उसका अंत होता है विद फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर मॉरुला। जब कई सारी सेल्स बन जाती हैं मॉरुला की, तो क्लीवेज जो है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए ये जो सेल्स होती हैं, जो क्लीवेज के दौरान सेल्स बन रही होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। चाहे वो 2 सेल स्टेज में हो, चाहे 4 में हो, 8 में हो, 16 में हो, 32 में हो, सबको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेयर बोलेंगे। ठीक है, ब्लास्टोमेयर क्या है, सेल है। ब्लास्टोमेयर क्या है, सेल है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या है, ये चीज बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, तो ये याद रखना। ब्लास्टोमेयर क्या है, सेल्स हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ब्लास्टोसिस्ट एक स्ट्रक्चर है जिसमें कई सारी सेल्स होती हैं। ब्लास्टोमेयर क्या है, सेल्स हैं। तो ये चीज याद रखना। अब ब्लास्टोसिस्ट होती क्या है ये समझ लो। देखो जब मॉरुला बनता है, मल्टीसेलुलर मॉरुला बन गया, अब होता क्या है, मल्टीसेलुलर मॉरुला से होता क्या है कि जो मल्टीसेलुलर, इस मॉरुला के अंदर मल्टीसेलुलर चीजें होती है, यानी कई सारे सेल्स होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं वो इनर और आउटर लेयर में डिफरेंशिएट कर जाते हैं, यानी कि एक जो सेल का ग्रुप होता है वो ऐसे इसको सराउंड कर लेता है, इसको अंदर से कवर कर लेता है। उस लेयर को हम नाम देते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या नाम देते हैं, ट्रोपोब्लास्ट देते हैं। और कुछ सेल अंदर ही इकट्ठे एक साथ रहते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। अब इनर सेल मास की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि ऑर्गन या बाकी चीजों का फॉर्मेशन करती हैं। ऑर्गन कह सकते हो या कह सकते हो जर्म लेयर, जो आप एपिब्लास्ट पढ़ते हो, एक्टोडर्म पढ़ते हो, इनका फॉर्मेशन करती है। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं स्टेम सेल। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्टेम सेल किसको बिलोंग करती है, ट्रोपोब्लास्ट को कि इनर सेल मास को, तो स्टेम सेल बिलोंग करती है इनर सेल मास को। ये आप याद रखना। वहीं अगर मैं बात करूं ट्रोपोब्लास्ट की, तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ये कुछ चीजें रिलीज करता है, जैसे HGC हार्मोन रिलीज करता है, न्यूट्रिशन रिलीज करता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर रिलीज करता है। और यहां पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, ये कुछ एंजाइम भी रिलेट करता है जो कि क्या करते हैं, जोना पैलेशुडा को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जोना पैलेशुडा को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उसके लिए जो एंजाइम है वो भी ट्रोपोब्लास्ट ही रिलीज करता है। अब हम बात करते हैं किसकी, इम्प्लांटेशन की, कि व्हाट इज इम्प्लांटेशन। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। It is the attachment of or embedding of developing blastocyst to wall of uterus with the help of lytic enzyme which release from trophoblast of embryo। अब यहाँ पे होता क्या है, ये मैंने आपको सीधा अटैचमेंट दिखाया है। मान लो ये आपका क्या है, फीमेल का यूट्रस है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट में मैंने बताया कि ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, ये कुछ एंजाइम को रिलीज करती है, जो कि क्या करती है, इस पहले यूट्रस को इतने को डाइजेस्ट करती है, और वहां पे ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आके अटैच हो जाता है, या कह सकते हो एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड का मतलब होता है धसना, यानी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये यहाँ आके धसता है। और ये जो प्रोसेस होता है ब्लास्टोसिस्ट के यहाँ पे धसने का, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब होता क्या है कि जैसे ही ये यहाँ पे धसता है, इसके धसने से ही
जो यूट्रस वॉल होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो भी काफी तेजी से डिवाइड करना चालू करती हैं और इसको चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। यहां पे मैंने थोड़ा ही दिखाया है, लेकिन कुछ देर बाद या कुछ समय बाद होता क्या है कि ये जो सेल्स होती है इसको कंप्लीट तरीके से इस तरीके से कवर कर लेती हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली सिंक इन यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम बिकम मोर वेस्कुलराइज। देखिए वही चीज जो मैंने बताई कि इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लास्टोसिस्ट होता है कंप्लीटली सिंक यानी पूरी तरीके से अंदर चला जाता है यूट्रस के अंदर पूरी तरीके से धस जाता है और जो एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की वो और ज्यादा वेस्कुलराइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अब और ज्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई करना है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो और ज्यादा ब्लड वीजल्स है वो आने लगती हैं, इसलिए बोलते हैं कि एंडोमेट्रियम और ज्यादा वेस्कुलराइज हो जाती है। अब देखिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जो है आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज नोन एज डेसिडुआ। जो इम्प्लांटेशन के बाद एंडोमेट्रियम होती है इसको डेसिडुआ नाम दिया जाता है और जो डेसिडुआ होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक होता है डेसिडुआ बेसल, एक होता है डेसिडुआ पेरिटेलिस और एक होता है डेसिडुआ कैप्युलरिस। अब इनका क्या क्या रोल है वो समझ लेते हैं। जो डेसिडुआ बेसिल है ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में मदद करेगा उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ बेसल। वहीं अगर हम बात करें डेसिडुआ पेरिटेलिस की तो एंडोमेट्रियम का वो पार्ट जो ब्लास्टोसिस्ट से अटैच नहीं होगा, एंडोमेट्रियम विच इज नॉट अटैच टू ब्लास्टोसिस्ट, उसको हम बोलेंगे डेसिडुआ पेरिटेलिस। वहीं अगर हम बात करें डेसिडुआ कैपिलरिस की तो ये वो एंडोमेट्रियम का पार्ट है जो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर के रखता है। अब हम बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है? ये भी एक्स्ट्रा टॉपिक है लेकिन ये बहुत बार पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में और आपको पता भी होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या। इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अदर देन यूट्रस ड्यू टू अर्ली ब्रेकडाउन ऑफ जोना पेलिशुडा एंड स्लो सिलियरी मूवमेंट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट जैसे मैंने बताया कि इसका जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है। अगर मान लो किसी फीमेल में कुछ कंडीशन बिगड़ जाए या कुछ और होने की वजह से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस में इम्प्लांट ना होके अदर देन यूट्रस जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए या वजाइना में इम्प्लांट हो जाए, तो ऐसी जो प्रेगनेंसी होगी उसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वैसे वजाइना में तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, अगर इम्प्लांटेशन जो होगा वो फैलोपियन ट्यूब में हो सकता है, यानी यूट्रस को अगर आप छोड़ दो तो फैलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि जोना पेलिशुडा जल्दी टूट जाए, जोना पेलिशुडा का ब्रेकडाउन जल्दी हो जाए, या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है स्लो स्लेयरली मूवमेंट। स्लो स्लेयरली मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो जाइगोट की मूवमेंट है यूट्रस की तरफ वो बहुत धीरे हो, जिसकी वजह से जोना पेलिशुडा अपने टाइम से ही टूटा लेकिन उसको यूट्रस में जिस टाइम पे पहुंचना था वो वहां पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से उसका इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में ही हो गया। तो जो ऐसी प्रेगनेंसी होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो आई होप ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की और प्लेसेंटा की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।